हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। और इस वीडियो में आप ये समझ लीजिए, ये जो वीडियो है आपकी 8 नंबर की ये वीडियो है। आपको ये जो लेक्चर है यहाँ पे जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो मैं टॉपिक आज कवर करूंगा, ये 8 नंबर का आपका टॉपिक आता है। सर ये कौन सा टॉपिक है जो इतना इंपॉर्टेंट है, जो 8 नंबर कैरी करता है? आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग के एग्जाम के पार्ट बी के एनालिसिस और फाइनल स्टेटमेंट के एक टॉपिक की, जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये मैं अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली थोड़ा बहुत ब्रीफ इसको बता भी दूंगा क्योंकि एक रिवीजन लेक्चर है और आपको मेरे एग्जाम के लिए आपको बहुत से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ऐसा ही हो। और आप ये कीजिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे साथ साथ काम कीजिए और आप ऐसे नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन का टाइम में समझ लीजिए 1 से 2 घंटे में आराम से कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका 1-2 घंटे में आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन के साथ। तो आप जो ये मैं लिखता हूँ आप इनको एज अ नोट ट्रीट कीजिए और आप इनको लिखिए। चलिए सर, ये कितने नंबर का आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? यहाँ पे देखिए, इसका एक फिक्स क्वेश्चन होता है 6 नंबर का। एक क्वेश्चन 6 नंबर का इसमें आना ही आना होता है, प्लस आपका 1 से 2 एमसीक्यू इसमें बन सकते हैं इजीली। तो सर ये जो कैरी करता है ये टोटल 8 मार्क्स अप्रोक्स कैरी करता है। ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का अकेला एक ही चैप्टर 8 नंबर का आता ही आता है। ठीक है सर, और ये बहुत इजी है, इसमें स्कोर करना बहुत आसान होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे आसान टॉपिक इसमें से एक होता है। वैसे सर अकाउंट ही आसान होती है, आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन आनी चाहिए और आपको टाइमली पेपर को कंप्लीट करना आना चाहिए। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक। हेडिंग डाल देते हैं हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। सीएफएस बोलते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, सीएफएस। कितने नंबर का है सर? ये गारंटीड 6 का है और प्लस 2 आपके एमसीक्यू लगा लीजिए। आप 8 मार्क्स का इसको कैरी कर सकते हैं। इन एग्जाम आपका 8 मार्क्स का ये पेपर में आता ही आता है। ठीक है सर, क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन मैंने बताया पार्ट बी का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो कैश फ्लो, यानी कि 34th क्वेश्चन जो होता है वो कैश फ्लो का होता है। 6 नंबर का आना ही आना है और जो आपके 4 नंबर के एमसीक्यू होते हैं वो। सर पार्ट बी का छोटा सा एक एनालिसिस बता देता हूँ मैं मार्क्स का। पार्ट बी जो होता है आपका 20 मार्क्स का होता है। इसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है? देखिए, 4 आपके एमसीक्यूज आने होते हैं, एक 6 नंबर का कैश फ्लो आना होता है, एक आना होता है आपका कंपैरेटिव या फिर कॉमन साइज। इसमें से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन, रिटन क्वेश्चन जो आ सकता है। ठीक है सर, और बताइए सर, एक और आपका रेशियोज का एक क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का। बेसिकली 6 4 10 4 14 4 18 सर। अब बाकी बचे 2 नंबर। 2 नंबर आपके थ्योरी के किसी भी चैप्टर में से भी आ सकते हैं, या फिर आप ये समझ के चल लीजिए इसको आप एमसीक्यूज में भी इंक्लूड कर सकते हो, या फिर इसी का एमसीक्यू बन जाता है 2 नंबर का। तो मैं इस 2 नंबर की बात कर रहा हूँ। 8 नंबर का आपको कैश फ्लो आता ही आता है। तो आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20। सर जो ये 2 नंबर है, ये जो 4 नंबर के एमसीक्यू है, ये आपके 2 नंबर के रेशियो, 2 नंबर के आराम से आपके रेशियोज में, प्लस आपकी बैलेंस शीट का होता है कि भाई आप किस हेड में, सब हेड में डालेंगे, उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। रेशियो का 4 का आ सकता है, या फिर आप बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन बोल सकते हो, सब हेड का क्वेश्चन आ सकता है। अगर सब हेड का क्वेश्चन आएगा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है एमसीक्यूज रेशियो में से आने की। और अगर आपका रेशियो का क्वेश्चन आ जाता है तो जो 4 नंबर का एमसीक्यू की प्रोबेबिलिटी बनती है वो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में कि आप हेड बताइए। आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे और बोल दिया जाएगा, मान लेते कोई भी एक लाइबिलिटी लेते, डेटर है सर, कहाँ पे आएगा? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का सब हेड बताइए आप, करंट असेट, ये सब। ठीक है, ये आपका छोटा सा मैंने एक एनालिसिस बता दिया मार्क्स का कि कैसे कैसे आपका पैटर्न बन सकता है। सर ये फिक्स होता है, 8 नंबर आने ही आने होते हैं। और पार्ट बी में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका पार्ट बी में ये समझ लीजिए, अगर आपको कैश फ्लो का क्वेश्चन ठीक है पार्ट बी में, तो आप 20 में से अप्रोक्स 15 प्लस पहुंच चुके ही हो ऑलरेडी, क्योंकि इतना सब बच्चे कर लेते हैं रेशियोज, कंपैरेटिव और एमसीक्यू। ये जो क्वेश्चन होता है ये मेन क्वेश्चन होता है। अगर आप इसमें 6 नंबर स्कोर कर लेते हैं, आप ये समझ लीजिए 15 प्लस आपके पार्ट बी में आ चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बेस चैप्टर है ये, समझ लीजिए आप। आपको बेसिक भी स्ट्रॉन्ग कर देगा ये,
और आपको ये इजी भी पड़ता है, कुछ करना भी नहीं होता है इसमें ज्यादा, सर सिर्फ ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर बन सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कैश फ्लो का क्वेश्चन जो होता है आप स्टार्टिंग में कीजिए, बेनिफिट मिलेगा आपको, अगर आपको आता है तो, कंसेप्चुअली आपको आता है तो। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं हम कैश फ्लो का। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है बेसिकली आप, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो बुक्स आप बनाते हो, जो स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी स्टेटमेंट, ये जो होती है ये सारे के सारे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट होते हैं। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो इसी का ही पार्ट है। बैलेंस शीट एक पार्ट होती है इसका, बैलेंस शीट के बाद पीएनएल एक पार्ट होता है, बैलेंस शीट के जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं वो भी कैश फ्लो सॉरी इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं। बस आपके सिलेबस में बेसिकली यही है 11th और 12th में। बाकी फंड फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट ये जो आप बीकॉम वगैरह में सीए वगैरह में पढ़ते हैं, और इक्विटी स्टेटमेंट हो जाता है। काफी सारे हिस्सों में बांट दिया है फिर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। आपके जो सिलेबस में है वो ये है, बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स और सीएफएस। हम आज का टॉपिक हमारा फिर सीएफएस रहेगा। तो सर सीएफएस क्या एक पार्ट है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है सर? ठीक है समझ में आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। ये करता क्या है देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट अब अपने आप में ये अपने आप को डिफाइन कर रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का फ्लो, फ्लो अब दो तरह का होता है, या तो वो इनफ्लो होगा या फिर वो आउटफ्लो होगा। इनफ्लो का मतलब आप कुछ चीज रिसीव कर रहे हो, कुछ क्या, कैश। आप कैश रिसीव कर रहे हो तो वो इनफ्लो होगा, किसी भी सेंस में हो सकता है वो इनफ्लो, आपका किसी मशीनरी को सेल कर रहे हो, गुड्स को सेल कर रहे हो, वो सब। आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब किसी भी सिचुएशन में आपका फ्लो आउट जाना, यानी कि आप कैश को बाहर भेज रहे हो, आपके बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है। ठीक है सर, समझ आता है। स्टेटमेंट, अच्छा एमसीक्यू क्या आ सकता है, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अकाउंट है? नहीं सर, इसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अकाउंट नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट क्या होता है? एक कागज का टुकड़ा जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, वो एक स्टेटमेंट होती है, जिसमें आप एनालिसिस करके दिखा देते हो कि भैया ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अकाउंट नहीं होता है, अकाउंट में तो डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, ये एक स्टेटमेंट होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट नहीं होता है, एमसीक्यू आ सकता है एक नंबर का आपका। तो कैश फ्लो क्या, कैश का फ्लो। अब फ्लो दो तरह के हो सकते हैं, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। उस चीज की इंफॉर्मेशन को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको आप कंक्लूड करके कह सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है जी। अब ज्यादा टाइम ना लेके हम डायरेक्ट टॉपिक के क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसा बनता है सर, एग्जाम में कैसा आएगा। ठीक है, एग्जाम में देखिए आपके पास एक बैलेंस शीट दी हुई होगी। बैलेंस शीट 2 साल की दे रखी होंगी आपको, एक प्रीवियस ईयर की और एक करंट ईयर की। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको बता रखा होगा। ये आपका फिक्स असेट है, इसमें आपका आजकल तो इसको पीपीई बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंड AS 16। अगर आप आगे कभी पढ़ेंगे, इंड AS में आता है 16 में, पीपी का ये होता है। मैं इनकी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, चलो सिलेबस तक का ही सीमित रखते हैं हम। तो आपको दो तरह की बैलेंस शीट दे रखी होगी, प्रीवियस ईयर की और एक इसकी। आपको कंपेयर करके लिखते जाना है कि भैया क्या चीज मेरी बढ़ रही है और क्या चीज मेरी घट रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी मेरे पिछले साल थी प्रीवियस बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए की, अब वो हो गई है 1.5 लाख रुपए की। अब मतलब सर आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है मशीनरी में, क्योंकि पिछले साल वो 1 लाख रुपीज की थी, इस साल उसका बैलेंस आ जाता है 150। तो आप 50,000 उसमें आप इन्वेस्ट कर चुके हो, तो ये एक इन्वेस्टिंग का पार्ट है, प्लस इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने पार्ट होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ABC। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर सेकंड आता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, थर्ड आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी देखिए
ऑपरेटिंग मतलब जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, बिजनेस का जो भी नॉर्मल काम होता है, किसी चीज को, प्रोडक्ट को बनाने में, उसको बेचने में, जितना भी ऑपरेशन में जो काम होता है बिजनेस के, एक ऑपरेशन में, ऑपरेशन का मतलब बिजनेस को चलाने में जितने भी खर्चे आते हैं या फिर जो 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 एक्टिविटी करी जाती है वो सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। सेकंड आता है आपका इन्वेस्टिंग का, कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, वो सारा का सारा आ जाता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। थर्ड आता है फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग का मतलब आप कोई लोन ले रहे हो, पैसा मार्केट से उठा रहे हो या फिर पैसा आप रिपेमेंट कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज, लोन बोरोइंग से सारी की सारी आपकी आ जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है सर, समझ आता है। पहला उठा लेते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जैसा कि मैंने बताया, आपके जो बिजनेस का नॉर्मल आप ऑपरेशन जो नॉर्मल होता है, आप बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी सारे खर्चे करते हो, जितनी भी एक्टिविटीज करते हो, वो सारी की सारी आपकी ऑपरेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेल परचेज ऑफ गुड्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑपरेटिंग में आती है। ठीक है जी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 नंबर का आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है 6 नंबर में। या तो आपको सिर्फ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग बनाने को बोलेगा, या फिर आपको पूरा कैश फ्लो बनाने को बोलेगा। अगर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग बनाने को बोल रहा है तो क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए 2-4 एडजस्टमेंट उसमें एक्स्ट्रा होंगी। एक्स्ट्रा कैसे सर? आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सिलेबस के अंदर की होंगी। आपका मशीनरी का सेल कर देगा, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बना देगा, उसमें डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, ये सब आपको उसमें दे देगा। अगर आपको पूरा क्वेश्चन बनाएगा तो मैक्सिमम आपकी 4 ही एडजस्टमेंट होती है। अगर क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप ये समझ लीजिए मैक्सिमम 4 ही एडजस्टमेंट होगी, और एडजस्टमेंट इजी आएंगी, एडजस्टमेंट इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है जितना आप नॉर्मली सोल्व करते हो। तो अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखिए। आप अगर अपनी बुक के हिसाब से आप 90% आप प्रॉपर तैयार करके जा रहे हो कैश फ्लो को, तो आप समझ लीजिए आप 90% आराम से स्कोर कर सकते हो। 100% करके जा रहे हो तो आप 100% स्कोर करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है और वेरीफाइड क्वेश्चन होता है। वेरीफाइड क्वेश्चन से मतलब आपको आंसर भी लास्ट में पता लग जाता है कि मैंने ठीक किया है या गलत किया है। क्योंकि अगर आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस मैच हो जाता है इधर आके, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग को तीनों को ऐड करके, तो आप ये समझ लीजिए आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर नहीं होता है मैच, मतलब आपने कोई गड़बड़ की है। ठीक है सर। कैश फ्लो में सबसे पहले हम उठा लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब मैं बता चुका हूं कि आप जब भी बिजनेस में डील कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस को चला रहे हैं नॉर्मल पर्पस पे, जो आप काम कर रहे हैं डेली का, जो सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आती है बिजनेस को चलाने के लिए। अब इसमें आपको बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन दिया होगा वो ऐसा कुछ करके दिया होगा कि ये पिछले साल की बैलेंस शीट होगी, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट होगी, और यहाँ पे लिखा होगा ये पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आपको लिखा होगा लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। फिर लिखा होगा असेट, फिर बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। यहाँ पे आपको इनकी अमाउंट दी रखी होगी। ये आपका क्वेश्चन ड्राफ्ट होगा ऐसे ऐसे करके। सबसे पहले आपको क्या उठाना है, लायबिलिटीज में यहाँ पे होगा इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड होगा। यहाँ पे आपका शेयर होल्डर्स फंड में एक रिजर्व एंड सरप्लस नाम की चीज होगी। अब रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है सर? आप ये समझ लीजिए, जो आप बिजनेसमैन का जो पैसा होता है या फिर बिजनेस का जो पैसा होता है, उसको आप दो तरीके से रखते हो। या तो उनको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, या फिर आप उनको रिजर्व की तरह रख लेते हो। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट बोलते हैं। आपका जो भी प्रॉफिट होता है आप बिजनेस में उसको रखते हो, तो इनमें हम बोलते हैं इसको रिजर्व एंड सरप्लस। ये बिजनेस के इक्विटी, देखिए यहाँ पे लिखा भी है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का पैसा है ये, शेयर होल्डर्स का पैसा है ये। या तो शेयर कैपिटल होगा या फिर रिजर्व एंड सरप्लस। या तो आपने शेयर कैपिटल में डिविडेंड की तरह उनको बांट दिया होगा, या फिर आपने उनको रिजर्व के लिए रखा होगा, फ्यूचर के लिए रखा होगा आपने। तो यहाँ पे इसका जो बैलेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10,000 इसका बैलेंस है, और इस साल हो गया 20,000, यानी कि पिछले साल इसका बैलेंस था 10,000, इस साल इसका बैलेंस हो गया 20,000, यानी कि आपने 10,000 रुपए ऐड किए हैं, कमाए हैं। तो कमाए हैं किसका है ये? प्रॉफिट। तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बना के, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें आप ऊपर लिख देंगे 10,000। बच्चों को कई बार क्या होता है, दिक्कत होती है, अगर यहाँ पे माइनस की फिगर आ जाए, तो यहाँ भी माइनस की फिगर है, यहाँ भी माइनस की फिगर है, सर क्या करें? यहाँ पे माइनस की है, यहाँ पे पॉजिटिव की है, सर क्या करें?
यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे पॉजिटिव की है सर, क्या करें, या फिर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। बच्चे इसमें बड़े सारे कंफ्यूज होते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। तो आज हम उस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। सबसे पहले हम इसी चीज को उठा लेते हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में ही बच्चे गलत कर देते हैं। अभी आप ये इमेजिन कीजिए, अगर आपने पहली अमाउंट ही गलत लिख दिया, आप चाहे कितना पूरा का पूरा सही लिख दीजिए, आपका कैश बैलेंस नहीं मिलेगा, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आपका टाइम खराब होगा, सारी चीजें हो जाएंगी वहीं पे। तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन नॉर्मल सिंपल सा आता है ना, तो सर आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, लेकिन भैया अगर ये नेगेटिव फिगर आ जाती है ना दोनों साइड, तो आपके मान के चलिए 70% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पे कितना लिखूं मैं। तो क्वेश्चन वो कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं बनाएंगे एग्जामिनर जो होता है, अगर वो थोड़ा टिपिकल बनाना चाहेगा ना, तो यहीं पे आपको मार दे देगा, वो यहीं पे आपको गलत करा देगा। तो इसी को हम गलती को रिपीट ना करें, या फिर गलती ना करें, आज हम इसी पे पहले सबसे पहले इसका ये काम कर लेते हैं हम, कि ये प्रॉफिट जब नेगेटिव में आता है या फिर पॉजिटिव में आता है तो कैसे इसको डील करना होता है। वैसे तो बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आप खुद भी समझ सकते हो। लेकिन बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं सर, रट के चले जाते हैं, रटना नहीं है, आपको समझना है। चलिए मान लेते हैं प्रीवियस ईयर का बैलेंस दे रखा है, और यहाँ पे करंट ईयर का बैलेंस। मैं परफेक्ट आपको परफॉर्मा नहीं बना रहा हूँ, मैं समझाने के लिए। और यहाँ पे आपको लिखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है सर, पहला केस उठा लेते हैं, बिल्कुल इजी, स्टार्टिंग इजी से करते हैं हम। यहाँ पे लिखा होगा आपके नोट्स टू अकाउंट्स में जाके, यहाँ पे नोट नंबर लिखा होगा, नोट्स टू अकाउंट्स में जाके लिखा होगा यहाँ पे 1 लाख रुपीज, और यहाँ पे 2 लाख रुपीज। ठीक है, आप साथ साथ काम कीजिए, साथ साथ लिख के काम कीजिए, बहुत ज्यादा समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, प्रीवियस ईयर में मैंने इस प्रॉफिट को पैसे, अब इसको आप प्रॉफिट डील कर सकते हो, अपने मन में सोच सकते हो कि प्रॉफिट की बात कर रहा है सिर्फ। आप यहाँ पे देखिए रिजर्व में 1 लाख रुपए, सरप्लस में 1 लाख रुपए, और यहाँ पे 2 लाख रुपए हो गए हैं, इसका मतलब, और नोट्स अकाउंट्स में कुछ नहीं लिखा। अब कई बार क्या हो जाता है, क्योंकि रिजर्व भी बढ़ सकता है सर, रिजर्व में आपके यहाँ पे नोट्स अकाउंट्स में लिखा होगा कि जर्नल रिजर्व, और फिर सेकंड लिखा होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो जो मेरे काम का है ना, मेरे काम का ये है, जो सबसे पहला जो पार्ट होता है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, तो मेरे काम का ये होता है। ट्रांसफर टू रिजर्व हम बाद में ऐड करते हैं उसको जाके, तो आपको ये उठाना है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, सिर्फ खाली रिजर्व एंड सरप्लस बोल रखा है आपको, तो फिर आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि भैया हम इसको कोई साइलेंट नहीं, इसका मतलब ये मेरा सारा सारा प्रॉफिट है, कोई ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है। अगर ऐसा दे रखा होता तो हमें ये लेना होता है फिर। ठीक है सर, 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए बन गया, यानी कि आपने 1 लाख रुपए कमाया होगा। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाके फॉर्मेट में, जो हम फॉर्मेट बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, यहाँ पे लिख दे देंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। बड़ा ही इजी है। ठीक है, क्वेश्चन को हम अब चेंज करते हैं, इसको अलग अलग केस में बांट लेते हैं। क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आ जाता है आपका 80,000। इसका मतलब क्या हुआ सर, अब 80,000 का मतलब, अब आपने पिछले साल आपका 1 लाख रुपए का ये रिजर्व था, या फिर 1 लाख रुपए का सरप्लस था, और इस साल बचा है 80,000 रुपए का, तो आपने 20,000 रुपए आपने यहाँ पे गवा दिए हैं। यानी कि अब आप लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, आप माइनस में लिखेंगे 20,000। 20,000 क्यों, क्योंकि पिछले साल 1 लाख रुपए था, इस साल मेरा 80,000 बचा है, तो मैंने लॉस कितना किया है, 20,000 मेरा लॉस हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर। नोट्स अकाउंट्स में कुछ नहीं बोला हुआ, या फिर नोट्स अकाउंट्स में बोला भी है तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये लिखा हुआ है कि 1 लाख और 80,000 हो गया है। 1 लाख का 80,000 मतलब आपने 20,000 रुपए का इस साल में लॉस कमाया है, तो आप यहाँ पे लॉस में लिख देंगे। ठीक है सर, समझ आता है। थर्ड केस ऐसा ले लेते हैं सर कि 80,000 यहाँ पे है और 1 लाख यहाँ पे है। सर ये तो अभी तो क्या था कि भैया पिछले साल का प्रॉफिट कम है, इस साल का प्रॉफिट ज्यादा है, यानी कि आपने 20,000 रुपए इनका डिफरेंस जो आपने वो कमाया है, तो आप इसको पॉजिटिव का कर दोगे। इसमें क्या है, बड़ी आसान सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही तो चीज बोली दोबारा। ठीक है सर, अब लेते हैं माइनस की फिगर, जो मेन हमारा दिक्कत आता है, जिसमें बच्चे डिफिकल्टी आती है, बच्चों को जिसमें परेशानी होती है। क्या है कि अब यहाँ पे आप लिखेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का 1 लाख। समझते रहिए, बड़े आराम से प्यार से मैं समझाऊंगा। आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1 लाख रुपए। अब देखिए ब्रैकेट में लिखा है मतलब माइनस का है, और यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव का 2 लाख।
अब सबसे पहले बात ये समझिए, यहाँ पे आप लॉस में थे 1 लाख रुपए, आपने लॉस में थे, आपने जेब से पैसा भर रखा है 1 लाख रुपए, तो सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट कीजिए, आप उसको न्यूट्रलाइज कीजिए। तो एक अब मैं हो गया हूं 2 लाख प्रॉफिट में। कल भैया मान लेते मैं ट्रेडिंग करता हूं, ट्रेडिंग करते टाइम मैंने 1 लाख का लॉस कर लिया, ठीक है, समझ आता है। और आज मैंने 3 लाख का प्रॉफिट कर लिया, तो मैं नेट प्रॉफिट में कितना रहा, 2 लाख, क्योंकि कल का जो 1 लाख का लॉस है मैं वो कवर करूंगा 3 लाख में से। 3 लाख में से निकाल लिया वो 1 लाख का कल का लॉस, तो नेट प्रॉफिट कितना रहा, 2 लाख रुपए। सेम चीज आप यहाँ पे आप एस्टिमेट कीजिए कि आप पहले जो प्रॉफिट होगा, आपने पहले प्रॉफिट में इसको पहले संपूर्ण किया होगा, इसको पहले आपने कंप्लीट किया होगा, पहले इसको न्यूट्रलाइज किया होगा, इसको भरा होगा पहले। तो अब जो ये 2 लाख रुपए आपका जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, 2 लाख रुपए नहीं है, वो 3 लाख रुपए है। कैसे सर, पहले आपने इसको भरा होगा, पहले इस लॉस को आपने, मैं कहता हूं फिल किया होगा, पहले आपने इस लॉस को कवर किया होगा, फिर ये लॉस कवर करने के बाद अब आपकी जेब में 2 लाख रुपए बचे हैं, तो मतलब आपने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया होगा, 3 लाख। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और यही बच्चे गलत करते हैं। वो कहते हैं कि करंट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख है, नहीं भाई, 1 लाख उसने पिछले साल का लॉस कवर किया है और 2 लाख उसने इस साल का कमाया है, तो टोटल उसने 3 लाख कमाए हैं। 2 लाख इस साल का प्रॉफिट और 1 लाख पिछले साल का लॉस कवर करके, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 3 लाख। आपको समझ नहीं आया, पॉज करके आप दोबारा से देखिए, ठीक है। ठीक है सर, आगे बताइए। एक और ले लेते हैं छोटा सा ये इसी का, कि भैया पिछले साल माइनस में था 50,000 रुपए, ठीक है। आप मन मन में आप खुद सोल्व कीजिए इसको, और इस साल हो गया है 1,20,000 रुपए। तो बताइए करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है। जितनी देर में मैं लिखता हूँ इतनी देर में बस कैलकुलेट करके बताना है। यह आएगा सर 1,70,000। क्यों, क्योंकि पहले 50,000 उसने पिछले साल का कवर किया होगा, जीरो, फिर उसके बाद उसने 1,20 का अपने लिए प्रॉफिट भी कमा लिया है, तो यानी कि 50 ये और 1,20 ये, सर 1,70,000 उस करंट ईयर का प्रॉफिट है, जो आपको लिखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट 1,70,000। ठीक है सर, समझ आ गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट इसी केस पे। यहां पे लिखा है 50,000 प्रॉफिट और यहां पे लिखा है 1,00,000 लॉस, यानी कि सर आपने लॉस कर रखा है, इस साल में आपका प्रॉफिट नहीं है, अब आपका लॉस है। तो अब यार ये लॉस कैसे होगा, सही कवर कैसे होगा ये लॉस, देखिए। तो इस साल का टोटल लॉस कितना हुआ होगा, यहां पे लिखेंगे आप, देखिए 50,000 रुपए पहले मेरे पास प्रॉफिट में थे भैया, मेरी पॉकेट में 50,000 रुपए थे, वो भी गए, और 1,00,000 का कर्जा भी हो गया, यानी कि 1.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया मेरे पास। कैसे सर, 50,000 रुपए तो जो मेरे पास थे वो भी गए, बचा हुआ जो 1,00,000, 1,00,000 ऊपर से मैं लोन ले लिया या फिर मैं कर्जे में आ गया, माइनस में आ गया, तो मेरा टोटल लॉस कितना है, 1.5 लाख रुपए का। आप यहाँ पे माइनस में लिखेंगे 1,50,000। तो नेट लॉस कितना हुआ है, आप प्रॉफिट यहाँ पे मैं नीचे लॉस पे लिखता हूँ, तो ये नेट लॉस आ गया माइनस में 1,50,000 रुपए। ठीक है सर, क्या समझा सर, 50,000 रुपए का पिछले साल का प्रॉफिट था, पॉजिटिव है, प्रॉफिट है, नेगेटिव है, लॉस है, तो पहले तो ये खत्म हुआ होगा, यानी कि 50,000 रुपए तो पहले मैंने ये गवाए, नील, ऊपर से 1,00,000 रुपए का लॉस और हो गया, माइनस की फिगर करंट ईयर का लॉस कितना आ गया, 1,00,000 रुपए का, तो ये आ जाएगा 1,50,000 रुपए। चलिए सर, समझ आता है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं कि भाई आपने 50,000 रुपए पिछले साल का लॉस था और इस साल का लॉस है 20,000 रुपए। यहां पे बच्चे फंसते हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, आपने पिछले साल कितना लॉस कर रखा था, 50,000, और अब वो लॉस कितना हो गया है, 20,000, यानी कि कल मैंने किसी को 50,000 रुपए देने थे, आज की डेट में मैंने उसको सिर्फ 20,000 देने हैं, तो मतलब मैंने 30,000 कमा के उसको दे दिए ना भाई, मैंने 30,000 कमा लिए और फिर मैंने उसको प्रोवाइड कर दी, मैं उसको दे चुका हूं, यानी कि मैंने पहले 50 देने थे उसको, अब मैं 20 दे, अब मेरे को उसको 20 देने हैं, तो मैंने 30 उसको वापस भी तो किए, तो वापस किए कैसे, कमाया ही तो होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 30,000, और क्या सर ये लॉस है, नहीं, ये प्रॉफिट आएगा, पॉजिटिव फिगर आएगी।
भाई कल को आपने, पिछले साल को आपने 50,000 रुपए का लॉस कर रखा था, और इस साल का लॉस कितना दिखा रहा है, वो रिजर्व में पैसा कितना दिखा रहा है। और देखिए ये जो बैलेंस होता है ना, ये करंट ईयर का, ये हमेशा क्यूमुलेटिव बैलेंस होता है। ये क्यूमुलेटिव बैलेंस होता है। क्यूमुलेटिव बैलेंस का मतलब ये काट पीट के बचा है, ये भी इसमें इंक्लूड है। कहने का मतलब ये है क्या कि ये अब नेट अमाउंट बची है मेरे पास, पिछले साल का इस साल का घटा उठा के सब कुछ कम करके ये बचा हुआ है। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि करंट ईयर में क्या सिचुएशन हुई थी, करंट ईयर में क्या किया है, कमाया है या लॉस किया है। ये क्यूमुलेटिव बैलेंस होता है, और इसीलिए दोनों में अलग अलग होते हैं। ये अलग होता है और ये अलग होता है। ये करंट ईयर की सिचुएशन बताता है, पोजीशन बताता है। ये क्यूमुलेटिव पोजीशन बताता है कि आपका बिजनेस अब आज की डेट में कितना लॉस में है। तो मेरा बिजनेस कल 50,000 के लॉस में था, और आज की डेट में 20,000 के लॉस में, यानी कि 30,000 तो लॉस मैंने कम कर दिया ना भाई। तो 30,000 लॉस कैसे कम किया होगा, प्रॉफिट कमा के। तो इस साल तो मैंने प्रॉफिट ही कमाया होगा ना, और ये पॉजिटिव की फिगर होती है। ठीक है, एक और इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये आप खुद सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 1,00,000 रुपीज, और यहाँ पे लिखा है 80,000 रुपीज, दोनों माइनस में है। आप इसको सोल्व कीजिए, मैं लिखता हूं तब तक आप इसको कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पिछले साल आप 1,00,000 रुपए के लॉस में थे, क्यूमुलेटिव बैलेंस है, मैंने अभी बताया। और इस साल आप लॉस बचते हो 80,000, यानी कि 20,000 के आपने पेमेंट कर दिया उसको, उस कर्जदार को आपने 20,000 का पेमेंट कर दिया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आपने इस साल कमाया है, प्रॉफिट किया है आपने 20,000, पॉजिटिव की फिगर आएगी। 80,000 लॉस इस साल बचाओ, पिछले साल वो लॉस है। मैंने कल 1,00,000 रुपए देने थे किसी को, आज मैंने देने 80,000, यानी कि 20 तो मैंने पेमेंट कर दी होगी ना, यानी कि 20 मैंने कमा लिया होगा, तभी मैंने इसको पेमेंट किया। तो मैं कमाया कितना इस साल में, 20,000। ठीक है सर। अब मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल 2,00,000, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। 2,00,000 रुपए, और यहाँ पे लिखा है 3,50,000, और दोनों ही फिगर्स नेगेटिव में है। दोनों ही फिगर्स क्या है, नेगेटिव में है। मतलब सर 2,00,000 रुपए का कल कर्जा था, और आज वो कर्जा बढ़ के हो गया है, वो लॉस बढ़ के हो गया है 3,50,000, यानी कि इस साल में इन दोनों के बीच के गैप में मैंने 1,50,000 रुपए का इस साल भी लॉस उठाया है, तभी तो वो 350 हो गया। देखिए मैंने बताया था क्यूमुलेटिव होते हैं ये इसमें इंक्लूड होता है। तो 2,00,000 तो पिछले साल का था, और 1,50,000 इस साल का लॉस। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट तो नहीं होगा, ये लॉस होगा, और आप यहाँ पे माइनस में लिखेंगे 1,50,000 रुपए, 1,50,000। तो आपका कितना आ जाएगा ये, 1,50,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 1,50,000 लॉस, प्रॉफिट नहीं लॉस। क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव फिगर, यहाँ पे भी अगर ये बढ़ रही है यानी कि लॉस है, और अगर ये घट रही है यानी कि आपने प्रॉफिट कमाया है। आप रट भी सकते हो, लेकिन समझना बेटर है। सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी होती है समझने की। अगर दोनों नेगेटिव की फिगर और नेगेटिव की फिगर बढ़ रही है, लॉस होगा। ऐसे ही मान लेते 2,00,000 है, फॉर एग्जाम्पल 2,00,000 है, और इधर हो गया है ये 1,50,000 रुपए। अब सर क्या होगा, आप देखिए कॉमन सेंस लगाइए भाई, पिछले साल आपने उसको 2,00,000 रुपए का लॉस दिया था, इस साल अब वो लॉस कम हो गया है, यानी कि आपने पेमेंट करी होगी, आपने प्रॉफिट कमाया होगा। और प्रॉफिट कितना कमाया होगा, 50,000 रुपए। यहाँ पे आप लिखेंगे हमने कितना प्रॉफिट कमाया, जो यहाँ पे बैलेंस आएगा कितना आएगा, 50,000, और वो भी पॉजिटिव का आएगा, यहाँ पे जो लिखा जाएगा। ठीक है सर, होप करते हैं आपको सारे सबको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाहता था। यहाँ पे बड़े सारे 80% बच्चे, यहाँ पे 70 से 80% बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, शुरू में ही गलती कर देते हैं, प्रॉफिट लिखने में ही गलती कर देते हैं। तो और नंबर भी फिर अगर स्टार्टिंग में आपने गलती कर दी ना, इसी में गलती कर दी, तो आप पूरा पैसा कैश फ्लो आप ठीक कर लीजिए, लेकिन आपके नंबर नहीं आएंगे जितना आपके आने चाहिए। आपके 6 में से 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि सर आपका ऑपरेटिंग ए जो होता है ना, कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये गलत हो जाएगा। इन्वेस्टिंग का मान लेते हैं आपका सही होगा, फाइनेंसिंग आपका सही होगा, 1 नंबर तो यहाँ पे चला गया। दूसरा जब हम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को हम जब ऐड करके लिखते हैं, वो आपका गलत हो गया होगा। और फिर फाइनल बैलेंस जो आपका होता है ओपनिंग बैलेंस के साथ आपको जो मैच करना होता है, वो भी गलत आएगा। तो 3 गलती आपकी मोटी मोटी यहाँ पे हो जाती है, जो एग्जामिनर चेक करता है। एग्जामिनर इन्हीं के बेस पे चेक करता है कि आप बताइए नेट आपका कितना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर आपका ठीक है तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, इन्वेस्टिंग का ठीक है आपको पूरे नंबर मिलेंगे, फाइनेंसिंग का ठीक है आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर एबीसी अगर ये भी ठीक है तो ये बस फिर आपका क्वेश्चन ही ठीक है, वो पूरे के पूरे 6 नंबर दे देगा। लेकिन अगर मान ले तो यही गलत हो गया
और फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग सॉरी इन्वेस्टिंग ठीक है, उनके तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, फिर आपको 4 ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप 2-3 गलती 4 भी नहीं मिलेंगे। आप आजकल लीनियंसी ठीक है 4 नंबर दे देंगे, और लेकिन आपकी समझ लीजिए 6 में से 4 आपका जो टारगेट है ना 90 प्लस का, उसमें आप 2 नंबर तो यहीं पे मात खा गए। और सिर्फ 6 नंबर में 94 मार्क्स का एग्जाम अभी बाकी है पूरा का पूरा, उसमें तो कट सकते हैं थोड़े बहुत नंबर, ना चाह के भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, तो वो अभी बाकी है, इसी में आपने 2 नंबर कटवा दिए। तो ये जो 8 नंबर होते हैं ना, ये तो आप इतना बढ़िया से तैयारी कीजिए कि 8 नंबर तो आपकी जेब में हो। और बहुत ही आसान टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है सर। हमारा पहला जो इसमें मैं जो केस था मैं समझाना चाहता था, जो मैं आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि रिजर्व और सरप्लस में जब ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो आपको कैसे उसको डील करना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इसी के बड़े भाई पे, एक तरीके से इसी का ही एक पार्ट होता है जो आपको वर्किंग नोट में कई बार दिखता है। कई बुक में क्या कर रखा है आपको ना, एक मैं दिखा देता हूं, तो मैं आपको डेमो दिखाता हूं एक बुक का। देखिए अगर आपको देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ये क्या है? फॉर्मेट है। आपको ये फॉर्मेट अपने आप ये समझ लीजिए, आपको दिमाग में डाल लेना ये फॉर्मेट, और याद नहीं करना है। मैं बताऊंगा बड़े ही कंसेप्चुअल तरीके से, आपको रटना नहीं, आपको खुद याद हो जाएगा क्या क्या कहाँ कहाँ है। लेकिन यहाँ पे देखिए कई बार ये होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर वर्किंग नोट, यानी कि अभी इसमें लोचा है भाई। मैंने भी बताया कि जो आपको जो प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में दिया होता है वो दिया होता है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक है। और ये बोलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यानी कि इसके बाद इसने कुछ एडजस्टमेंट की हुई है, और उसके बाद इसने लेके आया है, जो ये आंसर लेके आया है वो ये लेके आया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यानी कि इसने इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर रखी है और फिर ये लेके आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट एज पर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट देख लेते हैं। देखिए वर्किंग नोट में इसने लिखा हुआ है यहाँ पे अपना जो मेन काम आ जाता है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और इसमें इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट कर रखी है, वो एडजस्टमेंट आज हम समझेंगे। इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैं समझता हूँ यही होती है। कुछ एडजस्टमेंट होती है जो इसके बाद आपको करनी होती है, तब जाके आप जो आप अपनी स्टार्टिंग करते हैं ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, यहाँ से ये पहले डायरेक्ट नहीं आता, ये आपको डायरेक्ट कभी नहीं मिलेगा। आपको ये मिलेगा, आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी है और फिर इस पे जाना है। सर आप 2 तरीके आजमा सकते हो, आप 2 मेथड फॉलो कर सकते हो। आप अपनी कैश फ्लो यहां से स्टार्ट कीजिए, कोई गलत नहीं करेगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। आप क्या कीजिए, आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहीं से स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसकी जगह आप लिखिए यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए अमाउंट। कोई एक कॉलम बनाता है, कोई 2 कॉलम बनाता है, कोई दिक्कत नहीं उस चीज की, आप 2 कॉलम बनाइए बेटर रहेगा। फिर आप यहाँ पे लिखिए नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इससे पहले आप लिखिए ऊपर कैश फ्लो, ए नाम दिए इसको कैश फ्लो। जो बच्चे ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी वो समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नाम दीजिए, और फिर यहां से शुरू कीजिए आप नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलत नहीं है। आप वर्किंग नोट वगैरह को रेफर मत कीजिए, आप डायरेक्ट यहीं से शुरू कर दीजिए। आप अपना कैश फ्लो बनाना यहीं से शुरू कर दीजिए, आप वर्किंग नोट वगैरह मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड क्या है जो बुक में फॉलो किया गया है, जो बुक में आपको बताया गया है कि आप यहाँ पे लिखेंगे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर से सब सेम रहेगा, यहाँ पे ये भी सब भी सेम रहेगा, लेकिन ये काम आप वर्किंग नोट में करेंगे जो मैं यहाँ पे करूंगा। और फिर ये जो वाला प्रॉफिट आएगा ना, ये वाला प्रॉफिट आप इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे कि कैश, मैं थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ इसको ना, मैं दोबारा बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि आप ये फॉर्मेट बनाते हो कैश फ्लो का, 2 अमाउंट के कॉलम बनाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी आप डेट लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हो पर्टिकुलर
यहाँ पे आप लिखते हो अमाउंट और यहाँ पे भी आप लिखते हो अमाउंट। फिर आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो ए से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे लिखने का जो तरीका, यहां तक तो सब दोनों ही कैश फ्लो के मेथड में सेम होगा। यहाँ पे अब जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना चाह रहा हूं, यहाँ पे लिखा जाए, इसको आप अंडरलाइन करते हो और यहां से शुरू होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एक तो मेथड बुक का ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट इससे शुरू कीजिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और यहाँ पे आप लिखिए एज पर वर्किंग नोट, एज पर वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में फिर आप क्या बनाएंगे, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और फिर ये निकल के आएगा। ठीक है, एक तो हो गया बुक का तरीका ये। दूसरा जो तरीका है, मैं जिसको मैं आसान तरीका भी समझता हूँ और कंसेप्चुअल तरीका समझता हूँ, अलग अलग जगह लिखने के बजाय आप यहीं पे लिखिए, जो बेटर तरीका है, मैं इसको फॉलो करना चाहता हूं। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और फिर आप इसकी यहीं पे एडजस्टमेंट कीजिए और उससे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और फिर आप उसको कंटिन्यू कीजिए जैसे आप करते आए हैं। फिर इसमें आप क्या लिखेंगे, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर इसमें आप ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस नॉन ऑपरेटिंग गेन्स, और फिर आप नेट, फिर आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो हम आगे पढ़ते जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं। तो मैं बेटर तरीका ये समझता हूं, मैं ये वाला फॉलो करना चाहता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ऐड करने होते हैं ये समझिए आप, जो मेन एडजस्टमेंट्स होती हैं वो, अगर आपको ये दे रखा होता है। और एक चीज और, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाए, ये समझ लीजिए अकाउंट्स में, चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th के बच्चे हो, अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दे रखा है या फिर बैलेंस शीट दे रखी है या फिर कोई भी एक रिसिप्ट एंड पेमेंट कोई भी अकाउंट दे रखा है, यानी कि किसी भी तरीका का क्वेश्चन में एक फॉर्मेट दे रखा है और उसके फॉर्मेट के अंदर कोई चीज लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल हम इसी की बात कर लेते हैं, इसमें लिखा होगा आपका डिविडेंड। अगर डिविडेंड आपका बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है तो वो एक जगह जाएगा, लेकिन वो एडजस्टमेंट में अगर डिविडेंड लिखा है तो वो दो जगह जाएगा, यानी कि वो दो चीजों को अफेक्ट करेगा। अब वो दो चीजें ऑपरेटिंग में आपस में एक बार लेस एक बार माइनस हो सकती है, या फिर ऑपरेटिंग में एक बार लेस हो गया और इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा, या फिर एक बार ऑपरेटिंग में एक बार फाइनेंस में हो, किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट हो सकती है, या तो आपस में दो बार हो जाएगी या फिर एक बार यहाँ एक बार वहां। ऐसा ही आपका 11th क्लास में होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले टॉपिक में होता है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई चीज लिखी हुई है, फिर किसी भी अकाउंट के अंदर कोई चीज लिखी हुई है, तो आप उसको एक बार तो डालेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक बार ही डालेंगे अगर उसके अंदर लिखा होगा, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा होगा। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में चीज लिखी होगी ना, आप उसको दो बार ट्रीट करेंगे, दो जगह पेन चलेगा, ये याद रखिए आप। तो ऐसा ही होता है इसमें। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होती है। एडजस्टमेंट क्या क्या होती है, सबसे पहला तो आ जाता है डिविडेंड। अब दो तरह के डिविडेंड आते हैं, एक प्रोपोज डिविडेंड होता है और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। अब ये क्या होते हैं, ये क्या बोला है सर, ये क्या प्रोपोज और डिविडेंड इंटरिम क्या है, नहीं आया समझ सर, बताइए। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए होता क्या है, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जब शेयर होल्डर्स, आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं आपके बिजनेस में, जब वो आपको इन्वेस्ट करके देते हैं, आपको पैसा देते हैं, वो आपके शेयर्स खरीदते हैं, तो जो उनको रिटर्न मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। बड़ी सरल भाषा में, रो लैंग्वेज में आपको ये बता रहा हूँ, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। डिवेंचर वगैरह पे इंटरेस्ट मिलता है, वो फिक्स होता है, डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो डिविडेंड क्या होता है, जो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रोवाइड करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं, जब आपकी कमाई होती है, कमाई में से आप उनको उनकी कमाई का हिस्सा देते हो, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। अगर जो बचा हुआ हिस्सा बन जाता है, 100 रुपए कमाए, 80 रुपए बांट दिए, जो 20 रुपए बचा हुआ क्या है आपका रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है सर, तो सर ये डिविडेंड, तो ये प्रोपोज्ड क्या लिखा हुआ है और ये इंटरिम क्या लिखा हुआ है। देखिए प्रोपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो आप एट द एंड ऑफ द ईयर, आप ईयर खत्म, देखिए आपकी ईयर स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक जो आप फॉलो करते हो। अभी के लिए मैं बड़े ही प्यार से समझाऊंगा इस चीज को, डिविडेंड को हम समझ रहे हैं। देखिए आपकी अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होती है ना, वो 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक होती है। ठीक है, अब ये बताइए मेरे को, जो पीएनएल बनता है या फिर जो बैलेंस शीट बनती है, जो आपका पीएनएल यानी कि जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो आता है वो आप 31 मार्च तक का लेते हो ना। भाई अपनी एक्टिविटी क्या होती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तभी तो 12 महीने पूरे होते हैं, 1 साल पूरा होता है।
अब ऐसा कभी हो सकता है कि आप 31 मार्च को ही फटाफट बैलेंस शीट बना के दे दो और बता दो मेरा प्रॉफिट कितना, मेरा लॉस कितना है? नहीं। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन, अगर छोटा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2 ही एंट्री है, वो तो तभी बना के दे देगा, लेकिन जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जब आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो आपको कम से कम 2-3 महीने चाहिए होते हैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट और पेनल को ही बनाने के लिए चाहिए होते हैं। इतना टाइम लग जाता है। तो इसी चीज को कवर करने के लिए एक होती है एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग। ये क्या होती है सर? यहाँ पे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है और यहाँ पे कंपनी के डिसीजंस लिए जाते हैं। बड़े बड़े जो कंपनीज के डिसीजंस होते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना डिविडेंड देना है, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेल करनी है, कहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी है, सारी चीजें जो है वो एजीएम में डिसाइड होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, और यहाँ पे वोटिंग वगैरह होती है। तो सर ये एजीएम कब होती है? ये एजीएम होती है आपके, आप जो कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि आपको 3 महीने के अंदर आपको ये एजीएम कर लेनी होती है। पहली जो एजीएम होती है जो 1 अप्रैल और 31 मार्च के बाद, यानी कि 31 मार्च के बाद आप 3 महीने ऐड कीजिए, इस इसके अंदर आपको एक एजीएम कर लेनी है। और उस एजीएम में डिविडेंड डिसाइड होता है, उस एजीएम में डिविडेंड डिसाइड होता है। यानी कि जो इस साल का जो डिविडेंड है ना, मैं इसमें ये भी लिख देता हूं, मान लेते 2020 है और यहाँ पे लिखा है 2021। मेरी अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 2020। मेरी अकाउंटिंग ईयर खत्म कब हो रही है? 31 मार्च 2021 को। तो जो एजीएम होगी वो आप ये मान के चलिए 30 जून या जुलाई, जो भी आप मान के चलते, 3 या 4 महीने, फॉर एग्जांपल 4 महीने जो भी है। अब 30 जून को कोई एजीएम हो रही है, 30 जून 2021 को एजीएम हो रही है, यहाँ पे ये आपको बताया जाएगा कि आप डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना डिविडेंड आप शेयर होल्डर्स को देंगे, अपनी कमाई में से कितना उनको एज ए डिविडेंड पे आउट रेशियो रखेंगे, यहाँ पे डिसाइड होगा। अब यहाँ पे जो डिसाइड हो रहा है वो किस ईयर का डिसाइड हो रहा है? पिछले साल का। किस ईयर का डिसाइड हो रहा है? पिछले साल का, 2021 का। डिसीजन कब लिया जा रहा है? 21-22 में। डिसीजन कब लिया जा रहा है? 21 और 22 में, अकाउंटिंग ईयर 21-22 में। और मेरा जो डिविडेंड जो रिलेट किससे करता है? पिछले साल से। इसीलिए आपकी बुक में लिखा होगा यहाँ पे प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। ये रीजन होता है कि आप प्रोपोज डिविडेंड लेते हैं प्रीवियस ईयर का, क्योंकि सर जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो वो एजीएम में डिक्लेयर होता है, और जो एजीएम होती है वो हमारी अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद होती है। हमारी अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद एजीएम होती है। उस एजीएम में डिसाइड होता है, अप्रूव होता है कि डिविडेंड कितना देना है। इसीलिए हम यहाँ पे प्रोपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर यानी कि हमारी ये साल। डिक्लेयर आपने अगले साल किया है, लेकिन था तो डिविडेंड इस साल का, कमाई तो इस साल की है, प्रॉफिट तो इस साल का हुआ, नेट प्रॉफिट तो। इसीलिए आप डिविडेंड यहाँ पे प्रीवियस ईयर का लेते हो। और अब इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड मतलब आप ये समझ लीजिए, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनकी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। क्वार्टरली मतलब 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, 30 जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च। 4 क्वार्टर होते हैं भैया, अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर, और सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर जनवरी फरवरी मार्च। आपके 4 क्वार्टर होते हैं, इनकी आपको बैलेंस शीट और पीएनएल बना के देना होता है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके क्वार्टरली बनते हैं, पहले तो क्वार्टरली बनते हैं फिर सम अप होके एक का भी पूरी साल का बनता है। तो उनमें क्या होता है, अगर मेरे 2 क्वार्टर, यहाँ पे मेरे 2 क्वार्टर में अर्निंग बहुत अच्छी हो गई है, मेरी अर्निंग बहुत अच्छी हो गई है, और ये समझ लीजिए कि आप यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है, मैं अपने शेयर होल्डर्स को और एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहता हूं मैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहीं पे कह देता हूं, सितंबर में बोल दूंगा मैं, सितंबर के एंड में, कि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, हम डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर्स को। और जब साल के बीच में देखिए, उसी साल का, पूरी साल खत्म नहीं हुई है, 2 क्वार्टर खत्म हुआ अभी, और आपने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया है, उसको बोला जाता है इंटरिम। इंटरिम बीच में, साल के बीच में आपने डिविडेंड दे दिया है, और यहीं पे इसीलिए आपकी बुक में लिखा होगा करंट ईयर, या फिर आपके टीचर ने बताया होगा कि आप प्रपोज डिविडेंड तो प्रीवियस ईयर का लीजिए और इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। लॉजिक रीजन ये है, इसमें आपकी अकाउंटिंग ईयर खत्म नहीं होती है, अकाउंटिंग ईयर के बीच में ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हो। इसमें आपकी अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाती है और अगले साल जब एजीएम होती है उसमें आपका डिविडेंड अप्रूव होता है, तब आप यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हो। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो यहाँ पे आ गया है एक आपका डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम और प्रपोज दोनों बता दिया है कि भाई जो प्रपोज होता है वो प्रीवियस ईयर का क्यों लेना होता है, और जो इंटरिम होता है वो प्रीवियस ईयर का, सॉरी करंट ईयर का क्यों लेना होता है। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट इसमें प्रोविजन ऑफ टैक्स। ये दो ही चीजें इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। होता है एक और है क्या, इसमें ऊपर लिखता हूँ, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये तो बड़ा ही सिंपल सा होता है, आपको ये देख लेना होता है जनरल रिजर्व या कोई और सा जो रिजर्व है उसमें अगर उसका बैलेंस बढ़ रहा है तो उसको ऐड कर देना है। बैलेंस बढ़ रहा है मतलब जैसे मैंने बताया था रिजर्व सरप्लस होता है आपका, नोट्स अकाउंट्स में जाते हो, नोट्स अकाउंट्स में लिखा होगा रिजर्व और नीचे लिखा होगा आपका जनरल रिजर्व और फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यानी कि साल का प्रॉफिट, जो जनरल रिजर्व लिखा होगा अगर उसका बैलेंस बढ़ रहा है यानी कि ट्रांसफर टू रिजर्व, घट रहा है तो आप उसको माइनस में लिख दोगे। ठीक है जी। अब देखिए प्रोविजन ऑफ टैक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे ही डिविडेंड का इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऐसा ही प्रोविजन ऑफ टैक्स का होता है। सर ये टैक्स क्या होता है, सबसे पहले एक समझिए। आपने अगर आप 12th के बच्चे तो आपने इकोनॉमिक्स में भी देखा होगा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई। टैक्स क्या होता है, दो तरह का टैक्स होता है, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। टैक्स बेसिकली एक कंपलसरी पेमेंट होती है। टैक्स क्या होती है, कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि एक इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी, आपने पूरा जो बिजनेस सेक्टर है ना वो उसमें तीन ही वर्ड में डिफाइन कर दिया। इंडिविजुअल, या तो मैं एक सिंगल पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म जिसको हम बोलते हैं, दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब भी वो कोई काम करते हैं, या फिर कंपनी। आप तीन ही तरीके से बिजनेस कर सकते हो। एलएलपी वगैरह पार्टनरशिप में आ जाती है, इसी का एक एक्ट होता है, अलग से एक्ट होता है। कंपनी जो आपकी जितनी भी सारे कंपनी रजिस्ट्रेशन होते हैं सारे कंपनी में आ जाते हैं, और इंडिविजुअल जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो होती है। तो टैक्स क्या होता है, जब ये कंपलसरी पेमेंट करते हैं, कौन, इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी, किसको, गवर्नमेंट को, उसको हम बोलते हैं टैक्स। टैक्स के रूप में जो गवर्नमेंट होती है हमसे पैसा कन्वर्ट कराती है, लेती है, क्यों, क्योंकि हम उनके रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, हम सोसाइटीज की मैं कहता हूँ जमीन या फिर लेबर ये सब हम यूज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है आप हमें पैसा दीजिए, एज अ टैक्स पैसा दीजिए, और हम इनडायरेक्टली इन लोगों को बेनिफिट पहुंचाएंगे। ठीक है सर, समझ आता है। अब ये प्रोविजन ऑफ टैक्स में ये हम यहाँ पे ऐड क्यों करते हैं, और इसका भी देखिए जो प्रपोज डिविडेंड है ना, इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर आपने डिविडेंड पेमेंट की होगी ना, एक तो आ जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और दूसरे फाइनेंसिंग में जाके लेस हो जाएगा। मैं उस पर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इस पे बात कर रहा हूँ अभी। ऐसे इंटरम डिविडेंड एक बार यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और फिर सेकंड इसकी एडजस्टमेंट कहाँ होगी, उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस, अगर ये उसमें लिखा है तो एडजस्टमेंट में। अब आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस चीज को ना, प्रोविजन ऑफ टैक्स को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। सबसे पहले आप जो ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, या फिर मशीनरी है, या फिर डेप्रिसिएशन है, अगर आप इनको सबको सोल्व करना चाहते हो ना, तो आप मेरा एक काम कीजिए बस, आप वर्किंग नोट में अकाउंट बनाइए। बहुत ज्यादा सरल तरीका है ये, बहुत ज्यादा ही इजी मेथड है ये, और जल्दी करने वाला मेथड है, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। आप क्या कीजिए, वर्किंग नोट में फटाफट एक अकाउंट बनाइए, प्रॉपर अकाउंट बनाना है, स्केल पेंसिल से नहीं, रफली काम कीजिए जैसे मैं काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट में कर रहे हो और यहाँ पे लिखेंगे आप टैक्स या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स लिख के, अकाउंट लिख के, और बस अब आप ये इसको फॉलो कीजिए, जो मैं दो चार चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस आप उसको फॉलो करना और कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात ये प्रोविजन है, और ये चीज मैं पहले बता देता हूँ, प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी हमें पेमेंट करनी होती है, इसीलिए हमारा क्रेडिट बैलेंस में आता है वो। यहाँ पे आप लिखेंगे बाई बैलेंस, तो जितना भी बैलेंस ब्रोट डाउन होता है, जितना भी क्रेडिट साइड, सॉरी, जितना भी लायबिलिटी का बैलेंस ब्रोट डाउन होता है, सारा क्रेडिट साइड में ब्रोट डाउन होता है। जो आपको पिछले साल का दे रखा होगा ना, प्रीवियस ईयर का जो आपको, प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस दे रखा होगा ना, उसको आप यहां पे लिख देंगे। यहां पे आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहां पे आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो आपको करंट ईयर का बैलेंस दे रखा होगा बैलेंस शीट में। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा होगा, मैं क्वेश्चन में लेके करा दूंगा, मैं इस चीज का क्वेश्चन में ले लूंगा, कोई बात नहीं। अभी के लिए आप समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। और यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैंक, ये आप नोट्स बना लीजिए, प्लीज नोट्स बना लीजिए, इसको बहुत ज्यादा काम आने वाला है कैश फ्लो में, और बहुत इजी तरीका है टू बैंक। और यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे ब्रैकेट में करंट ईयर टैक्स पेड, यहां पे आप लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, करंट ईयर प्रोविजन,
बस यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेशन कर देनी, खत्म, और इन दोनों को साइड को टोटल कर देना है। सर क्या समझाया, दोबारा बताओ। कुछ नहीं समझाया मैंने, जस्ट आपको एक तरीका दिया है टैक्स को, प्रोविजन फॉर टैक्स को एक इजी मेथड दिया सोल्व करने का। कैसे आपको ये एक अकाउंट बनाना है। इसमें क्या होगा कि मैं सपोज कर लेते हैं, मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे ले लेता हूँ। मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है, ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, करंट ईयर की, और यहाँ पे आपको दे रखा है उसमें करंट लायबिलिटीज में दे रखा होगा आपको, या फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दे रखा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वगैरह, शॉर्ट टर्म लोन्स में कुछ भी शॉर्ट टर्म आपको उसमें दे रखा होगा। क्या यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा होगा आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। और मान लेते हैं इसकी अमाउंट पिछले साल थी 1 लाख रुपए, और इस साल बढ़ के हो गई है 1.5 लाख रुपए। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। मैंने क्या बताया, पिछले साल का जो बैलेंस है ना उसको यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लो, आप यहाँ पे लिख लो इसको 1 लाख रुपए, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे बैंक में लिखेंगे, आप यहाँ पे, एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो हम कहां पे थे, आप यहाँ पे इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे प्रीवियस ईयर का यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए यहाँ पे लिखेंगे बैंक में। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, भाई इसका बैलेंस कहाँ पे कैरी डाउन होएगा, नीचे यहाँ पे 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब सर कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, जो बैलेंस है ना इनका बस अब टोटल कर लो, टोटल कर लेंगे आप। यहाँ पे आप लिखेंगे 1,50,000, और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 लाख। अब देखिए इस साइड का ज्यादा है तो टोटल में यहाँ पे 1,50,000 जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप 1,50,000, तो जो गैप होगा दोनों का वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर गैप इस साइड बचता है तो पेमेंट है, गैप इस साइड बचता है तो करंट ईयर प्रोविजन है, इसको आप लिख देंगे यहाँ पे ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 अमाउंट के कॉलम में। अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पे बैलेंस बचता है, इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब नीचे जाते हैं ना, लेस टैक्स करते हैं, नेट टैक्स पेड, वहां पे आप यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा यहाँ पे आप कर देंगे नेट टैक्स पेड। कोई गलती नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा आपका, ये प्रॉपर एक इजी मेथड में बता देता हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, फिर कई बुक्स में दे रखा होता है कि आप क्या कीजिए, इस साल को, जो ये वाली साल है, इसको करंट ईयर का आपके प्रोविजन को मानिए प्रोविजन, और इसको मानिए नेट टैक्स पेड। भैया बात वही आती है, नेट इफेक्ट 50,000 रुपए का ही आना होता है। इसको बोलते हैं ये कि आप यहाँ पे ऐड कीजिए करंट ईयर प्रोविजन को 1.5 लाख रुपए, और नीचे माइनस कर दीजिए 1 लाख रुपए इनकम टैक्स पेड में। नेट टैक्स जो नेट प्रोविजन आना होता है ना, वो ये 50,000 का ही आना होता है। कैसे हम इसको प्रूफ करते, देखिए अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1,50,000 करंट ईयर प्रोविजन का, तो और नीचे जाके मैं लिखूंगा ना नेट टैक्स पेड, नेट टैक्स पेड, वो आएगा आपका 1 लाख रुपए। तो अब नेट देखिए, ये माइनस की फिगर है और ये पॉजिटिव की फिगर है, तो नेट क्या किया है आपने, ऐड किया है कितना, 50,000। वही तो मैंने किया है, वही तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 50 मान के चल रहा था तो खाली 50,000 रुपए ऐड कर रहा था बस, मैं पे टैक्स पेड में कुछ नहीं लिख रहा था। तो आप कोई सा मेथड फॉलो कर सकते हो, आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो कि करंट ईयर का आप बोलोगे कि मैंने प्रोविजन बनाया है, अगर क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट नहीं दे रखी होगी तो, और यहाँ पे आप बोलोगे प्रीवियस ईयर का कि मैंने उसकी पेमेंट की है, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेट इफेक्ट आपका 50,000 रुपए का ही आना होता है। ठीक है सर, समझ आता है, ये अकाउंट आप बना सकते हो। सर इसमें तो यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि भैया चारों चारों चीजें, लेकिन बेसिकली 4 ही चीजें होती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 है। अगर या कई बार क्या होगा, ये नहीं होगा ये होगा, ये तो होना ही होना है, ये होगा कि या ये होगा या फिर ये दोनों होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक कोई सा नहीं आता तो बस आपको मैच करके करना है क्वेश्चन, ठीक है। और जो ये टैक्स पेड आता है इसको आपको नीचे माइनस कर देना होता है। ठीक है सर, समझ आता है। हम जब क्वेश्चन करेंगे मैं प्रोविजन ऑफ टैक्स का एक और बार आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी इसको ज्यादा टेंशन मत लीजिए, दोबारा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें दोबारा रिपीट होंगी। ये तो मैं बस आपको एक कंसेप्चुअल तरीके से आपको बता रहा हूँ होता क्या है सारी चीजें। ठीक है सर, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। उसके बाद आता है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती है, देखिए आपने कुछ ऐसी आइटम्स को आपने वहां पे पहले कहां पे, पीएनएल में, जब आप पीएनएल बना रहे थे कुछ ऐसी आइटम्स को आपने क्या किया होगा, ऐड किया होगा या फिर माइनस किया होगा। कुछ अगर लॉसेज होंगे तो आपने माइनस किया होगा।
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड या माइनस। क्या, अगर मेरा मैंने कोई लॉस माइनस किया, पहले कभी कोई चीज माइनस की है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर पहले माइनस की होगी, लॉस है, लॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर लॉस है तो ऐड हो जाएगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर पहले कभी गेन हुआ होगा ना तो आप उसको यहाँ पे माइनस कर दोगे। बस यही 4-5 चीजें आती हैं आपकी, जो आपको नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L से ये सब काट पीट के फिर आप यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज या बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये सारी चीजें आपको करनी होती है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, और इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, इसको ज्यादा लंबा नहीं लेते। इस पे मैं अगले जो लेक्चर आएगा उसमें मैं इसके क्वेश्चंस करा दूंगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को आपको खत्म करा देंगे। ओके।